चेंज बहुत सारे टाइप का होता है। पहले तो आप ये जानते हैं कि एनवायरनमेंट कितने टाइप का है, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन affecting the organization. One is the internal environment and the other one is the external environment. External environment के बारे में आपको मालूम है कि क्या-क्या चेंजेस हैं। All those leading to the factors of external, क्या-क्या होता है इसमें? Political, economical, legal, ठीक है। ये चेंजेस हैं वेस्टर्न फैक्टर्स। ये एक्सटर्नल फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो चेंज इंड्यूस करती है, राइट। पॉलिटिकल फैक्टर, किसी भी कंट्री का पॉलिटिक्स तुम जो बिजनेस कर रहे हो उसके प्रो है कि एंटी है, ये तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये माना जाता है कि बीजेपी गवर्नमेंट इज वेरी मच प्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है, प्रो प्राइवेटाइजेशन है। तुम्हारा बिजनेस इससे इम्पैक्ट हो सकता है, तुम्हारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, राइट। देन यू कम टू द फैक्टर इकोनॉमिकल, डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी हुई, ये चेंज है। तुमको चेंज एम्ब्रेस करना होगा। दिस वाज अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस, डीमोनेटाइजेशन रातों रात हो गया। तुम जैसे जैसे कोप अप कर सकते हो कोप अप करो। और जीएसटी, इंडायरेक्ट टैक्सेस को क्यूमुलेट किया गया जीएसटी, जीएसटी आने से भी बिजनेस चेंज हुआ ना। ये एक फैक्टर है। चेंज कौन करेगा? तुम करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन वी कम टू फैक्टर कॉल्ड सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर यानी हम लोग सोसाइटी से मिलके बढ़ते हैं। सोशियो कल्चरल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने कल्चर के अगेंस्ट में कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। और बिजनेस, जो लोग बिजनेस करते हैं वो भी हमारे कल्चर को बहुत ध्यान में रख करके बिजनेस करते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ये रिसर्च करने में केपेबल नहीं रही कि हम जो एड ला रहे हैं या हम जो मटेरियल ला रहे हैं या हम जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं वो यहाँ के कल्चर को हिट कर सकती है, ठीक है। इसका 2-3 एग्जांपल हम तुम लोग को पहले भी जब कल्चर पढ़ा रहे थे तब दिए थे। ऐसे ही समझो कोई ऐड आता है, तनिष्क वगैरह का ऐड आया था, मालेबल का जो लहंगे का ऐड था, याद है, ठीक है। वो कल्चर को इफेक्ट किया, बिजनेस हिट किया था, उससे किया था। उस तरीके से कई बार होता है कल्चर, रिलीजन, हम कैसे क्या पसंद करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर चीज को वो इम्पैक्ट करता है। ये एक फैक्टर है। देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी चेंज, ये तो तुम माइक्रो मैक्रो दोनों लेवल पे पढ़ सकते हो, ठीक है। इंडियन सिस्टम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं किसी न्यू टेक्नोलॉजी को। हम बिजनेस करने के लिए इंडिया आना चाहते हैं, क्या यहाँ की गवर्नमेंट प्रो टेक्नोलॉजी है? जो मेरे दिमाग में है, टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अ मेजर चेंज, ओके। जैसे जब कंप्यूटर्स आया था, ठीक है, मैनुअल काम को रिप्लेस करने के लिए जब कंप्यूटर आया था तो बहुत रकस हुआ था इसका। क्यों? क्योंकि लोगों में फियर था। जब भी कुछ इस तरीके का चेंज आता है तो लोगों में बहुत तरीके का फियर हो जाता है। उनको लगता है कि जब हम फिजिकल काम करते हैं तब इंसेंटिव कमाने का जो ऑप्शन होता है वो ज्यादा होता है तब जब चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी। समझ में आई बात? अब टेक्नोलॉजिकल चेंज से सब काफी चीजें ऑटोमेटेड हो गई। तुम लोग को नहीं पता होगा बट पटना में या पूरी जगह पे लाइब्रेरी पहले मैनुअली ऑपरेट करती थी। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती थी, वहां उतने लोग एम्प्लॉय किए जाते थे, लोग आते थे जाते थे, किताब पढ़ते थे, ठीक है। तुम कोई किताब वो इशू कर रही हो, हाँ तो हजारों लोग आते हैं पढ़ने। किताब इशू हो रहा है, किताब वापस तुम रखने जा रहे हो, सबमिट करने जा रहे हो, सब कुछ वो मैनुअल होता था। कोई किताब ढूंढनी है उसको सजा के रखा जाता था उस तरीके से कि तुरंत फिर जो बंदा वहां पर है वो क्या करेगा, तुमको ढूंढ करके देगा। जर्नल्स, पब्लिकेशंस, ये सब कुछ होता था। अब लाइब्रेरी ऑटोमेट हो गई है। जहाँ जिसके पास भी कैपेबिलिटी थी लाइब्रेरीज ऑटोमेट हो गई। इट कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ पीपल दैट आर रिक्वायर्ड इन लाइब्रेरी। उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा। उसी तरीके से कोई नई टेक्नोलॉजी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आती है तो उसका चेंज आता है।
पुराने लोग cannot be considered, for working on new technology as it is. या तो आप नए लोगों को लेके आइए या तो फिर पुराने लोगों को ट्रेनिंग कीजिए। और क्योंकि लोगों को फायर करना इज समथिंग दैट कम्स एज एन एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट, इसीलिए ट्रेनिंग करना इज मोर बेनिफिशियल। समझ आई बात? तो ये सारी चीजें चेंज इंड्यूस करती हैं। ये एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंट को कंसीडर करना है। एनवायरमेंट के फैक्टर को तुम अगर देखोगे तो बहुत सारा फैक्टर है इसमें। जैसे बहुत सारा बिजनेस है जो कंप्लीटली एनवायरमेंट बेस्ड है। विंटर स्पोर्ट्स बिना बर्फ के हो सकता है? बिना बर्फ के होगा? नहीं। चार धाम यात्रा इतना बड़ा बिजनेस है, सबसे ज्यादा उत्तराखंड को रेवेन्यू कौन कमा के देता है? टूरिज्म। वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन द ईयर ही ऑपरेट कर पाती है, मालूम है, क्योंकि बाकी टाइम पे तो वो बर्फ से परेशान है ऐसे ही। एक एनवायरनमेंट की बात है। दूसरी चीज एनवायरनमेंट बचाने वाली, जैसे जो ट्रेडिशनल तरीके से कंपनीज काम करती थी ना, वो पोल्यूशन बचाने का जो मेथड्स था उस पर बहुत ध्यान नहीं देती थी, जब तक कि गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी नहीं कर दिया। जब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि नाउ यू नीड टू पुट पोल्यूशन कंट्रोल इन योर इंडस्ट्रीज, तब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने इस चीज पे ध्यान दिया। और अब तो एनवायरनमेंट का बहुत बहुत ज्यादा यूज है। जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड इज द लार्जेस्ट कोल माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन इन नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड, लेकिन वो भी ये जानती है कि एनर्जी का ऐसा यूज बहुत सस्टेनेबल नहीं है। नाउ इट इज कमिंग इन जॉइंट वेंचर विद अदर एनर्जी कंपनीज, एनर्जी ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक इट मोर यूसेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे सोलर पावर। इंडिया एक ट्रॉपिकल रीजन में फॉल करने वाली कंट्री है ना। हमारे यहाँ ज्यादातर टाइम क्या होता है? गर्मी रहती है। तो यहाँ पर एक तरीके से मान लो तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक तो हमारे यहाँ गर्मी रहती है। तो हम सोलर पावर का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमको रिसोर्स बनाना पड़ेगा। दीज आर दी फैक्टर्स। लीगल, लीगल माने जो लॉज बाहर से बना हुआ है। कल को हो सकता है तुम लोग निकल करके कोई कंपनी अपना चलाने के बारे में सोचो। नॉर्मली ऐसा ही होता है, लोग जो ग्रेजुएशन करते हैं, एमबीए करते हैं, कहीं 2-3 साल नौकरी करते हैं और फिर जिनको एंटरप्रेन्योरशिप करना होता है वो अपनी कंपनीज खोलते हैं एक दो फ्रेंड के साथ। ठीक है, लेकिन तुमको तुमको जो कंपनी तुम खोलोगे उसमें तुमको लीगल कंप्लायंस करना होगा ना। जितना पढ़े हो, फैक्ट्रीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, फैक्ट्री खोलोगे तो फैक्ट्रीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, जितना लेबर का लॉ है, ईएसआई दोगे, पीएफ दोगे, ग्रेच्युटी दोगे, मैटरनिटी दोगे, कंपनसेशन दोगे, सब कुछ ये फैक्टर बाहर का है और तुमको चेंज लाना है अंदर, राइट। ये हुआ बाहर का फैक्टर जो एनवायरनमेंट में बाहर है, मैक्रो फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स भी होता है। इंटरनल फैक्टर्स होता है ना, जैसे जैसे चेंज ऑफ मैनेजर्स, चेंज इन पर्सनल। देखो तुम लोग सबको तो एक ही टीचर पढ़ा रहे हो, एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हो, एक ही रिसोर्सेज में हो रहा है। हम जो लेक्चर दे रहे हैं सारे 15 लोगों को एक ही साथ दे रहे हैं, फिर भी सारा प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन सब तुम्हारे ऊपर इक्वली अप्लाइड है और सब तुम भी फॉलो कर रहे हो। सब जितना मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है सब तुम लोग जान रहे हो, लेकिन सब एक ही टाइप के मैनेजर बनोगे क्या? नहीं ना। क्यों नहीं बनोगे? किसी का मूड यहाँ पे गर्म होगा, ठीक है, कोई शांत होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ग्रुप कॉम्प्लायंस इंपॉर्टेंट है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, साथ में लेकर के चलने वाली एक्टिविटी होती है। कुछ लोग साथ में लेके नहीं चलते हैं, उनको लगेगा कि इसके ऊपर इतना टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आगे बढ़ो। समझ में आई बात? कहने का मतलब कि आपका पर्सनल जो डिफरेंसेस है ना, पर्सनल स्किल्स, पर्सनल कैपेबिलिटीज, वो अलग अलग है। इसीलिए तुम देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी सब ठीक है, लेकिन एक अच्छा मैनेजर और एक
नॉट सो अच्छा मैनेजर में ये डिफरेंस होता है ना सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी. It is often said that people don't leave their jobs, they leave their bosses. अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में भी तो ये इंटरनल चेंज होता है कि तुम्हारे पर्सनल डिफरेंसेस. दूसरी चीज, जब पुराने लोग रिटायर होने लगते हैं, पुराने लोग निकलने लगते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का टाइम आता है ना जब बहुत सारे पुराने लोग जो वहाँ पे रचे बसे थे वो निकल रहे हैं, नए लोग आते हैं, नए लोग अपने तरीके से काम करते हैं. ठीक है, नए लोग अपने तरीके से काम करते हैं. ये जो इंटरनल चेंज है ये डिफरेंट है. तुम ऐसे नहीं समझ पाओगे. देखो ओबी के 2 टीचर थे, तुम लोग चलो यही समझ लो, इतना ही समझ लो. सर पढ़ाए तुम लोग को, लेफ्ट ओवर सिलेबस आई एम कवरिंग. There must be some change that you would be witnessing in the way he used to teach and the way I am teaching. कुछ उनका अच्छा नहीं, कुछ मेरा अच्छा नहीं, ऐसे करके तो एक परसेप्शन बनाते होगे ना तुम, कुछ उनका अच्छा कुछ मेरा अच्छा, ऐसे करके. So this is what happens. और हमको तो तुमको हमारा रिलेशन ऐसा है जिसमें कि आई नीड टू इम्पार्ट लेक्चर, यू नीड टू जॉट इट डाउन. तुम्हारा एक टेक अवे होता है क्लास का. लेकिन जब मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स का रिलेशन होता है, दे वर्क इन वेरी क्लोज कोरिलेशन. समझ में आया? तुमको भी कोई दिक्कत होगी तो तुमको तुरंत अपने मैनेजर से ही जाके पूछना होगा, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. तो इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस बात का होता है कि मैनेजर का अपना पॉलिसी कैसा है तुमको ट्रीट करने का. ठीक है, अब तुम पूछने जाओ, तुम मुझसे पूछने आओ, कोई एक बार तुम पूछ लिए ठीक है, दूसरी बार पूछने आओ और हम बोले कि तुमको बार बार एक ही बात समझानी पड़ती है, तुमको समझ में नहीं आता, बाकी लोगों को कैसे समझ में आ गया ये वो, तो तुम्हारा मॉरल डाउन होगा ना, अच्छा नहीं लगेगा. तो ये सब चीजें, या फिर अगर हम बता रहे हैं एंड दैट इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, दैट इज द स्पिरिट ऑफ पुटिंग यू डाउन, कि तुम अच्छे एम्प्लॉय नहीं हो जस्ट बिकॉज तुम एक काम अच्छे से नहीं किए, यू आर नॉट अ गुड एम्प्लॉय, बाकी लोग कर रहे हैं, बाकियों को समझ में आ रहा है, काइंड ऑफ दैट. अंडरस्टूड? So this is, these are the internal changes. Okay, ये internal changes. external अभी पढ़े इतना. external में और भी आता है, क्या क्या आता है? हाँ गुड. ये ऑर्गेनाइजेशन है, बगल में इसके बस बगल में माइक्रो फैक्टर्स ऑपरेट करता है, बाहर मैक्रो फैक्टर ऑपरेट करता है. माइक्रो में क्या क्या आता है? माइक्रो फैक्टर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के आसपास जो फैक्टर्स ऑपरेट करता है, जैसे कस्टमर, जैसे सप्लायर, जैसे तुम्हारा कॉम्पिटिटर, जैसे तुम्हारा बिजनेस इंटरमीडिएरीज, जैसे तुमको फाइनेंस करने वाली कंपनीज, जैसे कि तुम्हारा लॉजिस्टिक पार्टनर, ये चीजें तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो. तुम कस्टमर को कंट्रोल कर सकते हो? तुम सिर्फ अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेटर कर सकते हो. फिर भी एज अ कस्टमर अगर हम शिफ्ट करना चाहें तो हम शिफ्ट कर जाएंगे. ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे लॉयल बना के रखो. तभी तो देखते हो आजकल आफ्टर सेल्स सर्विसेज कितना इंपॉर्टेंट हो गया है. वो निगोशिएट किस सेंस में बोल रहे हो? जैसे लेने के लिए ना, बिल्कुल. वैसे लोग बहुत डिजायर्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो पोटेंशियल कस्टमर को कस्टमर कन्वर्ट कर देते हैं. और तुम तो सेल्समैन की बात कर रहे हो ना, छोटे लेवल पे. पर्सनल सेलिंग पढ़े हो? पर्सनल सेलिंग क्या होता है? ठीक है, सेल करना. और देखो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का रादर कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जैसे सोचो कि यहाँ पीएनए मॉल के पीछे जो सेंटर है, ऑनलाइन सेंटर है, टीसीएस है ना, एग्जाम सेंटर है. जब ये बन रहा होगा तो लोग अप्लाई तो किए होंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अलग अलग लोग. किसी एक ही कंपनी का सारा लैपटॉप लगा होगा ना, सारा लैपटॉप, माइक्रो प्रोसेसर, पूरा सिस्टम, उसकी वायरिंग, कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी.
और ये सब बहुत पर्सनल लेवल पे होता है। आप उनको कन्विंस करते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ से काम करवाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम खुद देखो, आज के टाइम पे तुम अगर एक एसी खरीद के लाते हो ना, वो तुमको रिमाइंडर देगा कि आपका अब फर्स्ट सर्विसिंग का टाइम है, आप फोन कर दीजिए। तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैम आपका इंस्टॉल हो गया, मैम कोई प्रॉब्लम है, वो आया था नहीं आया था, क्या रेटिंग है, एवरीथिंग। दिस इज जस्ट टू मेक यू, ताकि तुम खरीद के आओ तो तुम बोलो कि इस कंपनी का खरीदिए, कोई लफड़ा नहीं होता है, वो सब कुछ खुद ही करता है। आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब कस्टमर को लर्न करने का तरीका है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स, माइक्रो फैक्टर्स। ओके, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाती हैं। अंडरस्टूड? व्हाट आई मीन टू से इज दैट अभी के टाइम पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि चेंज आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन ये है कि ये जो बड़ा जो चेंज आ रहा है फैक्टर्स, इससे कोप अप कैसे किया जाए। तुम्हारा डिफिनेशन लकी अनलकी जो हो, इस सेंस में बहुत बड़ा मैनेजमेंट चेंज जो आज से 5-6 साल के बाद एक प्रॉपर केस स्टडी बनेगा, इस पे मूवी बनेगी, जरूर बनेगी। पैंडेमिक जो इतना बड़ा पैंडेमिक हुआ और रादर अभी चल ही रहा है, तो की बात है। तुम लोग जिस बैच में निकले बहुत बार गड़बड़ी देखी इस पैंडेमिक, देखिए ना, जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ चेंज। नॉट एग्जैक्टली लेकिन मिस्टर टू वे बहुत मिस्टर नॉट वर्ल्ड वाइड चेंज है। देखा यूरोप की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता था कि दे आर बेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन वर्ल्ड, जब वो कोलैप्स कर गई तो फिर कभी हम लोगों को नई चीज पता चले ना कि डिजिटल जो हम लोग करना चाहते हैं इतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ पे कितनी गरीबी की मोबाइल फोन भी सब पढ़ने के लिए। ठीक है, this college you should appreciate what is good about things. It completely made things online because it could cope up with the infrastructure. There were colleges, there were coachings, there were tuitions that completely shut down क्योंकि वो ऑनलाइन इम्पार्ट नहीं कर पाए। ठीक है, it continued education, this college continued education proper way में, and there was a regulation so that there should not be any loophole in the system. I being a teacher can say this. Yes. The regulation was such that there could not be any loophole, there could not be any advantage of the system. This is called coping up with the change. Had it not been preparing, had it not forced its people to cope up with the change, ये possible हो पाता? क्योंकि possible नहीं हो पाया बहुतों के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं हो पाया बहुतों के लिए। और ये हम बहुत ऐसे लेवल पे तुमको समझा रहे हैं कि तुम्हारे अपने साथ कुछ एक्सपीरियंस किया होता है तो तुम समझ पाते हो। सिमिलर इज द केस विद द ऑर्गेनाइजेशंस। जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कोप अप नहीं कर पाई एक्सटर्नल चेंज से, नॉट जस्ट अबाउट पैंडेमिक, देयर आर बिग कंपनीज दैट ड्राउन। HMT वॉचेस, आज भी मम्मी पापा के पास एक ना सोवेनियर जैसा HMT का वॉच होगा, because it could not cater to the demands of people and it could not inculcate the technological changes that were taking place outside जो competitors ले रहे थे। ठीक है, most of its executives were taken by title। मेरी बात ये होता है चेंज। तुम लोग पढ़ रहे हो मैनेजमेंट ऑफ चेंज। मैनेजमेंट ऑफ चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। चेंज दो तरीके का होता है, बाकी चीज हम लिखवाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ पहला क्लास लेक्चर समझो। चेंज दो तरीके का होता है, एक होता है प्रोएक्टिव चेंज और एक होता है रिएक्टिव चेंज। प्रोएक्टिव मतलब माय ऑर्गेनाइजेशन नोस, जो प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होते हैं
उनको ये एहसास होता है कि एंटिसिपेशन होता है कि देयर कुड बी अ डिफरेंस, देयर कुड बी अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, सो बिफोर दैट दोस फैक्टर्स फोर्स यू टू चेंज, यू बेटर चेंज। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए बहुत सारी जो आईटी कंपनीज होती है ना, वो टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबिलिटी और नए नए प्रोजेक्ट्स भी लोगों को डालती रहती है, ताकि सडनली अगर कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हम पुराने तरीके से काम कर रहे हैं तो अब हम नए तरीके नौकरी छोड़ देंगे। चेंज बहुत डिफिकल्ट होता है, चेंज इज रियली डिफिकल्ट। कई बार पूरी की पूरी ट्रेनिंग दे देने के बाद भी ये होता है कि जब ट्रेनिंग ले करके लोग आते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, वो फिर से पुराने सिस्टम पे काम करने लग जाते हैं। इतनी दिक्कत होती है नई चीज को एम्ब्रेस करना। तो प्रोएक्टिव चेंज मींस यू आर एंटिसिपेटिंग दैट there could be external forces that would force your organization to change, so even before it does, you better। और reactive मतलब ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन ये करती है, कुछ हो जाए उसके बाद हम देखेंगे क्या किया जा सकता है। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, reactive method is always less preferable than proactive method, because proactive organizations will seek more growth in the long run। Understood? और OD पढ़े थे तुम लोग? OD is what? A kind of plan change or unplanned change? Plan change। Plan change। और ये जो हम लोग change इतनी आसानी से बोल रहे हैं, बहुत सारे बिहेवियरल साइंटिस्ट होते हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पहले रिसर्च करते हैं कि चेंज कैसे लाना चाहिए। ठीक है, बिहेवियरल साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट जो कि कंसल्टेंसी जानते हो ना, बीसीजी ग्रुप, ये सब का नाम सुने हो? बीसीजी, टेकिंसी, ये सब कंसल्टेंसी है। ये लोग भी एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज करने के पहले कितना डरती है तुम सोच लो, क्योंकि बहुत पैसा, बहुत एफर्ट और बहुत टाइम लगता है चेंज होने में, तो उसको वो डिजास्टर नहीं बनाना चाहती। जो लोग सुबह नहीं उठते, अगर सिर्फ सुबह उठने का उसको काम दे दो, उसके बाद देखो कितनी तकलीफ होगी, पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाएगा उठने में। सी सच इज चेंज इज सो डिफिकल्ट एडजस्ट करने में। हो तो जाएगा, लेकिन वही बात है कि उस चेंज को करने में बहुत टाइम लगता है। और कुछ लोगों के लिए, वो लोग सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, एकदम आराम से उठ जाएंगे और रात में 9 बजे सो भी जाएंगे। 9 बजे नींद आती है सबको। देखो, change समझो, the change in your body is so difficult to adapt to। The entire change in organization in terms of technology, in terms of culture, in terms of people जो तुमको मैनेज कर रहे हैं, किसी मैनेजर के चेंज से भी तुमको बहुत फर्क पड़ेगा। ओके, जैसे तुम लोग स्टूडेंट हो, अगर सेम सब्जेक्ट कोई और कंटिन्यू करता है, थोड़ा दिन लगता है ना एडजस्ट होने में टीचर के साथ, वैसे ही मैनेजर के साथ एडजस्ट होने में टाइम। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और लिखवा देंगे। और ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज होता है, वो एक चेंज दूसरे चेंज को ट्रिगर करता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हो तो समझो कि ऑर्गेनाइजेशन का कितना एलिमेंट्स होता है: स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इट्स पीपल। पीपल बोथ इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। यानी अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो वो स्ट्रक्चर बदलेगा, वो लोगों को बदलेगा, सब इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए तो सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हो तुम लोग। कंसिडर ऑर्गेनाइजेशन एज वन सिस्टम। The small departments are interrelated, वो उसका सब सिस्टम है। समझ आई बात? ऑर्गेनाइजेशन में एक चेंज दूसरे चेंज को ट्रिगर करता है, इसको कहते हैं डोमिनोज इफेक्ट। वही जो सुने थे, डोमिनो इफेक्ट।
रोल नंबर 1 वेट रोल नंबर 5 7 10 34 है ना 44 41 शरद कुमार 44 सोनू कुमार और 49 मिनी एंड बैच 2 8 8 14 26